स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी मेरे भृत्यों का साहित्य बोध। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माताजी, आजकल आप कहानी नहीं लिखते? यह प्रश्न मेरे बेटे ने नहीं, वर्तमान भृत्य ने पूछा था। बेटे ऐसे मौलिक सवाल कभी नहीं पूछते। प्रश्न सुनकर मैं हर्ष और विस्मय से गदगद हो गई। वैसे भी मेरा यह सेवक अब तक के सारे भृत्यों में जहीन और जागरूक है। वह शिवानी जी का फोटो पहचानता है, शरद जोशी जी को भी विक्रम और बैताल के लेखक के रूप में जानता है। मेरी दादी की घड़ी नामक कहानी उसे याद है और कई बार वह दादी की घड़ी को मुहावरे के रूप में प्रयुक्त कर चुका है। एक बार टीवी पर मेरा नाटक प्रसारित होने की सूचना थी तो उसने दूध वाले से लेकर जमादारनी तक सबको सूचना दी थी कि आज बाई साहब का नाटक टीवी पर आने वाला है। इसीलिए जब उसने मेरी साहित्यिक चुप्पी के बारे में यह अपने तो भरी जिज्ञासा प्रकट की तो मेरा मन भर आया। पिछले कुछ दिनों से यह प्रश्न मुझसे बार बार पूछा जा रहा है। मेरे पाठक, मेरे संपादक और मेरे स्नेही जन सभी मेरी इस कलम बंद हड़ताल से चिंतित हैं। उन सबको मैं जो बयान दिया करती हूँ वही दत्तू जी को भी दिया, अपनी तमाम परेशानियों का, जिनमें से कुछ का वायस वह खुद भी है। ब्यौरा मैंने विस्तार से सुनाते हुए अपनी छटपटाहट का इजहार किया। कहने की रो में मुझे यह भी ध्यान न रहा कि इनमें से कितनी बातें वह समझ रहा है, पर उसने बड़े धैर्य से सब कुछ सुन लिया और मेरे चुप होने की प्रतीक्षा करता रहा। मेरा भाषण समाप्त होने पर बोला, बात यह है कि आप लिखते नहीं हो तो मेरे को बड़ी परेशानी होती है। हिसाब लिखने के लिए कागज ही नहीं मिलते। मैं जैसे आसमान से गिरी तो जनाब को मेरे लिखने की प्रतीक्षा इसलिए है कि उन्हें हिसाब लिखने के लिए कागज की चिंदियां नहीं मिल रही। धत तेरे की। बात यह है कि मैं अपनी रचनाएं फुल स्केप कागज पर हाथ से लिखा करती हूँ। मेरी हर चंद यह कोशिश रहती है कि मेरी कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी रहे, स्याही के धब्बे या काटपीट न हो। इसलिए एक वाक्य भी मन माफिक न लिखा गया तो मैं पूरा कागज गुडी मुडी करके रद्दी की टोकरी में डाल देती हूँ। कई बार तो पूरा लिखा पेज ही बर्बाद हो जाता है। अगर कागज में कुछ कोरा हिस्सा बाकी रह जाता है तो उसे करीने से काट कर रख लेती हूँ। कागज के ये टुकड़े रोजाना के हिसाब की पर्चियां बनाने के काम आते हैं। दत्तू को उन्हीं की तलाश थी। इन कागज की चिंदियों से जुड़ा एक और वाकया याद आ रहा है। उन दिनों हम छतरपुर में थे। उन दिनों मैं धुआंधार लिख रही थी और मेरी वेस्ट पेपर बास्केट हमेशा कागजों से भरी रहती थी। छतरपुर पहुंचने के 2 या 3 महीने के बाद की बात है। एक दिन सुबह झाड़ू लगाने के बाद रामचरण जी वेस्ट पेपर बास्केट लेकर मेरे सामने आ खड़े हुए और बोले, ये रोज रोज आप कचरा कोट करती हैं। मुझे इतना ताव आया, अगर वह मुझे हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका के रूप में नहीं जानता तो न सही, पर अफसर की बीवी के नाते उसे मेरा कुछ तो सम्मान करना चाहिए। फिर यह डर हुआ कि कहीं वह मुझे पागल तो नहीं समझ रहा, और क्या पता बाहर कहता भी हो कि नए साहब की बीवी तो पगला गई हैं, दिन भर कागज फाड़ती रहती हैं। इस संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए मैंने संयम से काम लिया और मिश्री घुले स्वर में उससे कहा, रामचरण, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, मैं कहानियां लिखती हूँ। काहे? उसके इस दबंग प्रश्न ने मुझे सहमा दिया। आज तक बीसियों लोग मुझसे यह प्रश्न पूछ चुके हैं कि आपने अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कहानी को ही क्यों चुना। उनके इस प्रश्न का मैं हर बार बड़ा समीचीन उत्तर भी देती रही हूँ, पर इस काहे का मेरे पास जवाब नहीं था। फिर भी मैंने एक नम्र प्रयास किया। मेज पर पड़ी 2-3 पत्रिकाओं को उलटते पलटते हुए कहा, अब ये किताबें आती है ना अपने यहाँ, इनमें अपनी कहानियां भेजती हूँ मैं। जे ससुर अच्छी रही, महीना के महीना झोआ भर नोट भी दो और कहानी भी दो। वह भुन भुनाया और इस अन्याय के प्रति तीव्र असंतोष व्यक्त करता हुआ रसोई में चला गया। मैं उसे पारिश्रमिक आदि के बारे में समझाना चाहती थी,
पर तब तक वह मसाला पीसने में व्यस्त हो चुका था। वैसे ये शुरुआती स्टेज थी, बाद में तो रामचरण जी हमारी प्रतिभा के कायल हो चुके थे। खुद अक्षर शत्रु थे, पर बड़े अभिमान से हमारी कहानियां पोस्ट करने ले जाते। एक दिन कहीं डाक बाबू ने कह दिया, तुम्हारी बाई साहब की कहानियां कहीं छपती भी हैं कि बस भेजती ही रहती हैं। रामचरण जी के अहम को इतनी ठेस पहुंची कि बस मेरी कई रचनाएं उन्होंने डाक बाबू को पढ़वा कर ही दम लिया। उन्हीं दिनों की एक और घटना है। मैंने अपनी माँ के लिए ऊन का एक ब्लाउज बुना था और उसे इंदौर भेजना था। हमारे पैकिंग एक्सपर्ट यानी कि मेरे पतिदेव 4-5 दिन के टूर पर गए हुए थे। मेरी लंबी कहानियों की पैकिंग आदि का जिम्मा सदा से उनका ही रहा है। कहानी पूरी करने के बाद मैं उसकी तरफ झांकती भी नहीं। दोबारा मुआयना करने पर मुझे उसमें सुधार की गुंजाइश नजर आने लगती है। लिहाजा कागज इन्हें सौंपकर मैं लंबी तान लेती हूँ, कागजों को स्टेपल तक नहीं करती। लिखने के बाद मेरा दूसरा शौक बुनाई का है। स्वेटर पूरा होने तक कई बार खुलता है, पर एक बार सिल जाने पर मुझे हाथ लगाते हुए भी डर लगता है। इसीलिए मैंने श्रीमान जी की प्रतीक्षा नहीं की। वह ब्लाउज जैसे तैसे पैक करके पार्सल करने भेज दिया। डाक बाबू ने कपड़े की उस बेढंगी थैली को उलट पुलट कर देखा और पूछा, इसमें क्या है? कहानी है और क्या है? रामचरण ने अक्खड़ जवाब दिया, कहानी है तो इतनी फुसफुसी क्यों है? स्वनाम धन्य समीक्षक यो तो मेरी कहानियों की ओर आंख उठाकर नहीं देखते। कोई आलोचना करता भी है तो घरेलू कहकर छोड़ देता है, पर आज तक किसी बंदे ने मेरी कहानियों को फुसफुसी करार नहीं दिया। यह दुस्साहस उस डाक बाबू ने किया, पर उसका पाला भी रामचरण से था। उसने दबंग स्वर में कहा, फुसफुसी हो कि कैसी हो, तुम्हें क्या करना, तुम तो तौल बताओ। डाक बाबू उस लुंज-पुंज पार्सल को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, पर रामचरण के सामने उसकी एक न चली। हुज्जत तो करनी पड़ी, पर उसने पार्सल करवा कर ही छोड़ा। घर लौटकर मुझे रसीद देते हुए पूछा, पार्सल में का हतो? स्वेटर था। क्यों? तबई ससुन पिनपिनात हतो, रामचरण ने कहा और सारी घटना साभी ने सुना डाली। हम लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। रामचरण हम लोगों की हंसी रुकने की चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा। फिर दार्शनिक अंदाज में बोला, हम समझ तो गए हते कि कछु गड़बड़ है, समझ गए तो लौट आना था, वहां अड़ क्यों गए? अरे ससुर हर महीना पार्सल करत है, मुट्ठी मुट्ठी रुपया देत है, कछु तो मुलायजा करा चाहिए। मतलब यह कि हमारी डाकखाने की बंधी ग्राहकी है, हमें कुछ तो रियायत मिलनी चाहिए। डाक खाने से जुड़ा एक और किस्सा। उन दिनों हम बीहड़ों में स्थित जौरा में थे। बस्ती से 2 मील दूर हमारी कॉलोनी हुआ करती थी। नमक लेने के लिए भी उतनी दूर दौड़कर जाना पड़ता था। वह मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत थी। जितना भेजती थी आधा लौट कर आता था। फिर भी लिखने का क्रम जारी था। प्रतियोगिताओं में कहानियां भेजने का उत्साह भी खूब था। ऐसी ही एक प्रतियोगिता के लिए मैंने एक लंबी कहानी लिखी। हस्बे मामूल श्रीमान जी ने उसे करीने से पैक भी करा दिया। उन दिनों मेरे पास गोपाल नामधारी सेवक महोदय थे, उन्हें ही मैंने रजिस्ट्री करने के लिए भेज दिया। वे डाकखाने गए जो शहर में था। पूरे 2 घंटे बाद पसीने से लथपथ होकर लौटे। पुलिंदा मेरे सामने पटक कर इत्मीनान से अपना पसीना पोंछने लगे, लेकिन मेरा कलेजा तो मुंह को आ गया था। संपादक की ओर से धन्यवाद वापसी की तो आदत हो गई थी, पर यह रचना तो एन डाकखाने से ही लौट आई थी। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। मेरी आंखों के सामने अंतिम तिथि नाच रही थी। लूट मचा रखी है सारन ने। गालियां तो उसने और भी दी थी, पर वे सब संवैधानिक न होने से यहाँ उद्धृत नहीं की जा सकती। ग्रामीण सभ्यता में गालियां तो भाषा का अंग है, और जब तक वे सीधी आपको नहीं दी जाती, आपके सम्मान में कोई बाधा नहीं पहुंचती। अरे भाई हुआ क्या, यह तो बताओ। ससुर 5 रुपया मांगत है तो तुम्हारे पास पैसे थे ना? 100 का सबई लुटा दें? दरअसल उन दिनों लिफाफा 30 पैसे का आता था, इसलिए 5 रुपए की रकम बड़ी लगती थी। गोपाल की बौखलाहट एकदम अप्रासंगिक भी नहीं थी।
मैंने उसे समझाते हुए कहा, देखो गोपाल, अपना लिफाफा वजनी थान है, फिर रजिस्ट्री के पैसे भी अलग से लगते हैं। अरे तो हमने भी 4 रुपया तक को कह दी थी। ससुर अकड़ गयो, बोले सब्जी मंडी समझ रखी है क्या, जो भावताव कर रहे हो। हमने कही कि मर ससुर, हमें नहीं करनी ऐसी रजिस्ट्री। उस प्रतिष्ठित पुरस्कार के खोने का मलाल अब तक मन में है।